ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने हाँ, मैंने सुना था। हाल ही में बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ एक टाउन हॉल किया था। हाँ। ऊपर से देखने में तो ये एक टेक्निकल सेशन जैसा लग रहा था, लेकिन असल में ये एआई के भविष्य पर एक तरह की मास्टर क्लास थी। बिल्कुल। आज हम उसी बातचीत की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये सिर्फ कोड या मतलब एपीआई के बारे में नहीं था। ऑल्टमैन ने जो बातें कही उनसे हमें ये अंदाजा लगता है कि आने वाले सालों में हमारा काम, हमारा समाज और हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बदलने वाली है। हाँ, और इस पूरी बातचीत में एक बुनियादी तनाव साफ दिखाई देता है। कैसा तनाव? एक तरफ है एआई की जबरदस्त ताकत और सुविधा जो हमारी जिंदगी को आसान बना सकती है, और दूसरी तरफ है इसके गहरे जोखिम और इसे सही दिशा में रखने की हमारी जिम्मेदारी। सही बात है। आज की हमारी चर्चा इसी तनाव के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद हर किसी के दिमाग में है। काम और नौकरियां। एग्जैक्टली। क्या एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को रिप्लेस कर देगा? देखिए, ये सवाल सबसे पहले आया और ऑल्टमैन का जवाब क्लासिक जेविन्स पैराडॉक्स पर आधारित था। जेविन्स पैराडॉक्स? हाँ, उनका मानना है कि ऐसा नहीं होगा। पैराडॉक्स ये कहता है कि जब कोई टेक्नोलॉजी किसी चीज को ज्यादा एफिशिएंट और सस्ता बना देती है तो हम उसका इस्तेमाल कम नहीं करते, बल्कि और ज्यादा करने लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे जब स्टीम इंजन ज्यादा एफिशिएंट हुए तो कोयले की खपत कम होने के बजाय और बढ़ गई, क्योंकि अब स्टीम इंजन हर जगह इस्तेमाल होने लगे थे। एग्जैक्टली। तो इसी लॉजिक से अगर एआई से कोड लिखना सस्ता और तेज हो जाएगा तो कस्टम सॉफ्टवेयर की मांग आसमान छू लेगी। हाँ, हर छोटी बड़ी समस्या के लिए लोग सॉफ्टवेयर बनवाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। क्या? इंजीनियर की परिभाषा बदल जाएगी। काम अब कीबोर्ड पर कोड टाइप करना नहीं रह जाएगा। तो फिर क्या होगा? फोकस इस बात पर होगा कि कंप्यूटर से वैल्यू कैसे क्रिएट करवाई जाए। ज्यादा लोग बिना पारंपरिक कोडिंग सीखे कंप्यूटर को अपनी भाषा में निर्देश देकर काम करवा पाएंगे। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक आशावादी सोच नहीं है? क्या ये मुमकिन नहीं कि कुछ हजार सुपर प्रोडक्टिव इंजीनियर पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी कर लें और बाकी लाखों लोग जॉब से बाहर हो जाएं? ये एक जायज चिंता है। ऑल्टमैन का तर्क ये है कि इंसान की इच्छाएं और जरूरतें असीमित हैं। जैसे ही एक काम ऑटोमेट होता है, हम 10 नए काम सोच लेते हैं जो पहले संभव ही नहीं लगते थे। तो काम खत्म नहीं होगा, काम का रूप बदलेगा। चुनौती ये होगी कि लोग इस नए तरह के काम के लिए खुद को कितनी तेजी से तैयार करते हैं। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट बनाना इतना आसान हो गया है, तो फिर नए स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पहले तो सबसे मुश्किल काम ही एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना होता था। अब सबसे बड़ी चुनौती है गो टू मार्केट। गो टू मार्केट मतलब जीटीएम? हाँ, जीटीएम यानी प्रोडक्ट बना लेना एक बात है, लेकिन उससे लोगों तक पहुंचाना, उनका ध्यान खींचना और उन्हें अपना यूजर बनाना, ये अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन एक मिनट, क्या एआई खुद जीटीएम में मदद नहीं कर सकता? जैसे बेहतर मार्केटिंग कॉपी लिखना या सही ग्राहकों को टारगेट करना, क्या ये समस्या को हल नहीं करता? हाँ, कुछ हद तक करता है, लेकिन जब सभी लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हों तो ये बस शोर को और बढ़ा देता है। अच्छा, यह एक हथियारों की होड़ जैसा है जहां हर कोई बेहतर टूल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन असली लड़ाई अभी भी इंसानी ध्यान की ही है, जो कि एक सीमित संसाधन है। ह्यूमन अटेंशन। हाँ, ऑल्टमैन ने इसी बात पे जोर दिया। प्रोडक्ट बनाना आसान हो गया है, पर लोगों का भरोसा और समय जीतना नहीं। ये तो ही स्टार्टअप्स की बात, लेकिन जो कंपनियां पहले से बाजार में हैं, उनके लिए ऑल्टमैन का क्या मैसेज था? उनके लिए एक सीधी और कह सकते हैं कि कठोर चेतावनी थी। क्या चेतावनी थी? जो कंपनियां एआई को तेजी से नहीं अपनाएंगी, वे उन नई पूरी तरह से एआई नेटिव कंपनियों से हार जाएंगी, जिनके पास कोई पुराना बोझ या मानवीय बाधाएं नहीं है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बताया कि ओपन एआई खुद अब बहुत धीमी गति से हायरिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि एआई की मदद से एक छोटी टीम भी बहुत बड़े काम कर सकती है। वाह, मतलब कंपनी को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी बदलनी होगी। टीम साइज, प्रोडक्टिविटी के मायने, सब कुछ। ये तो एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नया टूल अपनाने जैसा नहीं है, ये काम करने का एक नया तरीका है, और जो इसे नहीं समझेगा वो पीछे रह जाएगा। तो यहाँ भी हमें वही तनाव दिखता है। एआई एक तरफ प्रोडक्ट बनाना आसान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इंसानी ध्यान खींचने की चुनौती को और भी बड़ा बना रहा है। सही। चलिए अब खुद मॉडल्स की बात करते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता ही इस खेल के नियम तय करेगी। ऑल्टमैन का क्या मानना है? भविष्य स्पेशलाइज्ड मॉडल्स का है या जनरल पर्पस मॉडल्स का?
उनका दाव पूरी तरह से जनरल पर्पस मॉडल पर है। मतलब ऐसे मॉडल जो हर चीज में अच्छे हों। हाँ, और उन्होंने इस बारे में एक बहुत दिलचस्प और ईमानदार बात भी कबूले। उन्होंने माना कि GPT-4 के बाद जो मैं GPT 5.2 बना रही थी, तो उन्होंने उसे कोडिंग और रीजनिंग में सुपर गुड बनाने पर इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि उसकी राइटिंग और क्रिएटिविटी की क्वालिटी खराब हो गई थी। एग्जैक्टली। ये मानना तो बड़ी हिम्मत की बात है। आमतौर पर कंपनियां अपनी गलतियां नहीं मानती। हाँ, और उन्होंने कहा कि ये गलती थी जिसे वे आप ठीक करेंगे। उनका मानना है कि इंटेलिजेंस एक आयामी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज में बेहतर होने के लिए आपको दूसरी में कमजोर होना पड़ेगा। असली चुनौती एक ही मॉडल को हर डायमेंशन में एक साथ बेहतर बनाने की है। ये तो हुई क्षमता की बात, लेकिन इनकी कीमत और स्पीड का क्या? आज भी इन मॉडल्स को इस्तेमाल करना काफी महंगा है। यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। अच्छा। उन्होंने कहा कि 2027 के अंत तक GPT 5.2 के लेवल की इंटेलिजेंस की लागत आज के मुकाबले 100 गुना तक कम हो सकती है। 100 गुना? ये तो पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख देगा। इसका मतलब है कि हर ऐप, हर डिवाइस में एक सुपर इंटेलिजेंट AI हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ है। क्या मोड़ है? ऑल्टमन ने कहा कि अब मार्केट में एक नई मांग उठ रही है। लोग लागत से ज्यादा स्पीड यानी लेटेंसी की परवाह कर रहे हैं। स्पीड? हाँ, वे कह रहे हैं मुझे 100 गुना सस्ता नहीं, 100 गुना तेज आउटपुट चाहिए, भले ही उसकी कीमत ज्यादा हो। अच्छा, तो ये वैसी चॉइस हो गई जैसे क्या मुझे एक सस्ती बस चाहिए जो 1 घंटे में पहुंचाए, या एक महंगी हेलीकॉप्टर राइड जो 5 मिनट में? एकदम सही। और ये दोनों बिल्कुल अलग तकनीकी चुनौतियां हैं। कैसे? सोचिए, लागत कम करना मतलब एक ही काम को करने के लिए कम दिमागी मेहनत का इस्तेमाल करना, जबकि स्पीड बढ़ाने का मतलब है उसी काम पर बहुत सारी दिमागी मेहनत एक साथ लगा देना ताकि जवाब तुरंत मिले। दोनों को एक साथ पाना बहुत मुश्किल है। और हम इन शक्तिशाली मॉडल्स के साथ इंटरैक्ट कैसे करेंगे? क्या भविष्य में मैं अपने कंप्यूटर से बस बात करूंगा, या मेरे पास दर्जनों स्क्रीन वाला कोई कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड होगा? सच तो ये है कि अभी कोई नहीं जानता, और शायद इसका कोई एक जवाब है भी नहीं। तो ऑल्टमन ने कहा कि ये बहुत व्यक्तिगत होगा। कुछ लोगों को शायद 30 स्क्रीन वाला डैशबोर्ड चाहिए होगा जहां वे हर चीज कंट्रोल कर सकें, जबकि कुछ लोग बस शांत आवाज में घंटे में एक बार अपने कंप्यूटर से बात करना पसंद करेंगे। तो इंटरफेस भी पर्सनलाइज्ड होगा। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है जिस पर उन्होंने बात की, मेरे लिए बना सॉफ्टवेयर रिटन जस्ट फॉर मी। हाँ, ये सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। हाँ, लेकिन ये भविष्य का एक बहुत पक्का ट्रेंड है। आज हमारा सॉफ्टवेयर स्टैटिक है, मतलब जैसा कंपनी ने बनाया वैसा ही रहता है। बिल्कुल, लेकिन भविष्य में सॉफ्टवेयर आपके इस्तेमाल के हिसाब से लगातार खुद को बदलेगा और आपके लिए अनुकूलित होता रहेगा। ये कमाल का आइडिया है। मतलब मेरा स्प्रेडशीट प्रोग्राम खुद ही सीख लेगा कि मैं हर महीने एक ही तरह की रिपोर्ट बनाता हूं, और मेरे लिए टेम्पलेट बना देगा बिना मेरे कहे। बिल्कुल। हाँ। या आपका वीडियो एडिटर आपके स्टाइल को सीखकर अपने आप रफ कट तैयार कर देगा। सॉफ्टवेयर एक पत्थर का औजार नहीं, बल्कि एक ट्रेनी असिस्टेंट बन जाएगा जो आपके साथ काम करते करते सीखता है और बेहतर होता जाता है। अगर सॉफ्टवेयर और इंटेलिजेंस इतने पर्सनल और सस्ते हो जाएंगे, तो इसका बड़े पैमाने पर यानी पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? यहाँ ऑल्टमैन का एक बहुत बड़ा दावा है। उनका मानना है कि AI अर्थव्यवस्था में भारी अपस्फीति, मैसिवली डिफ्लेशनरी होगा। अपस्फीति मतलब चीजें और सेवाएं बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। हाँ, खासकर वो जिनमें इंसानी मेहनत लगती है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो या मनोरंजन। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ सस्ता हो जाएगा, लेकिन क्या ये वाकई संभव है? इतिहास में जब भी बड़ी तकनीकी क्रांति आई है, तो क्या उससे महंगाई हमेशा के लिए रुकी है, या फिर बस कुछ लोगों की दौलत ही बेतहाशा बढ़ी है? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है, और ये हमें फिर से उसी केंद्रीय तनाव पर ले आता है। एक तरफ AI में इतनी क्षमता है कि वो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को लगभग मुफ्त कर दें, जिससे समाज में बराबरी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ वही AI अगर सही नीतियों के बिना लागू हुआ तो सारा पैसा और पावर कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर रह सकता है। मतलब एक तरफ तो AI चीजों को इतना सस्ता कर सकता है कि शायद गरीबी मिट जाए, और दूसरी तरफ वही AI सारी ताकत और पैसा कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में दे सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, और यही 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, लेकिन ये समाज में मौजूद असमानताओं को कई गुना बढ़ा सकती है।
तो हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने पर नहीं बल्कि उसके लिए सामाजिक और आर्थिक ढांचे बनाने पर भी सोचना होगा। एग्जैक्टली। इसी से जुड़ा सवाल शिक्षा का है। अगर एआई इतना शक्तिशाली हो रहा है तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं? ये उनके सीखने के तरीके को कैसे बदलेगा? इस पर उनका नजरिया काफी संतुलित और दिलचस्प है। वे छोटे बच्चों, खासकर किंडरगार्टन के बच्चों को कंप्यूटर और एआई से दूर रखने के सख्त पक्ष में हैं। क्या? ये आज के दौर में सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, जहां हर पेरेंट अपने बच्चे को कम उम्र में कोडिंग सिखाना चाहता है। हाँ, लेकिन उनका तर्क ये है कि उस उम्र में बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, मिट्टी में हाथ गंदे करने चाहिए और एक दूसरे के साथ घुलना मिलना सीखना चाहिए। सामाजिक और शारीरिक विकास ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, स्क्रीन टाइम से ज्यादा। लेकिन जैसे ही छात्र बड़े होते हैं, उनके लिए एआई, गूगल या कैलकुलेटर जैसा ही एक अनिवार्य टूल बन जाता है। वो शिक्षा प्रणाली को क्या करना होगा? उसे ये सिखाना होगा कि एआई के साथ कैसे सोचा जाए, न कि ये दिखावा करना कि एआई है ही नहीं। जैसे शिक्षकों ने कैलकुलेटर के आने के बाद गणित पढ़ाने का तरीका बदला था। हाँ। अब सवाल 25 गुना 25 क्या है पूछना नहीं, बल्कि ये पूछना है कि इस समस्या को हल करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करें। एग्जैक्टली। अब फोकस जानकारी याद रखने पर नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने और एआई से मिले जवाबों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने पर होना चाहिए। ये सब बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन खतरनाक भी। सुरक्षा के बारे में क्या? ऑल्टमैन ने बायोसिक्योरिटी का जिक्र किया, जो एक बहुत डरावना विषय है। और वे इसे लेकर बेहद चिंतित हैं। ये उन कुछ चीजों में से एक है जो उन्हें रात में जगाए रखती है। तो उपाय क्या है? उनका कहना है कि इस तरह के खतरों से निपटने के लिए हमारी रणनीति ब्लॉक करने की नहीं, बल्कि लचीलापन यानी रेजिलियंस बनाने की होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इन दोनों में क्या फर्क है? उन्होंने आग की सुरक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण दिया। पुराने जमाने में शहरों में आग लगने से रोकने के लिए रात में आग जलाने पर पाबंदी, मतलब कर्फ्यू लगा दिया जाता था। ये हुई ब्लॉक करने की रणनीति। हाँ, लेकिन ये काम नहीं करती थी। आज हम क्या करते हैं? हमने बिल्डिंग कोड बनाए, आग प्रतिरोधी सामग्री का इस्तेमाल शुरू किया, हर जगह स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर अलार्म लगाए। ये है लचीलापन। हम मानकर चलते हैं कि आग लग सकती है, पर हम उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल। तो एआई और बायो सिक्योरिटी के मामले में भी यही सोच अपनानी होगी। हम ये नहीं रोक सकते कि कोई एआई का इस्तेमाल करके खतरनाक वायरस बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो ऐसे किसी भी खतरे का तुरंत पता लगा ले और बहुत तेजी से वैक्सीन और इलाज विकसित कर सके। तो एआई खतरा भी है और बचाव भी। हाँ, हमें हमले से ज्यादा अपने डिफेंस को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जो इंसान होने के नाते शायद हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, हमारी रचनात्मकता। क्रिएटिविटी। क्या एआई से बनी कला इंसानी कलाकारों की जगह ले लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर कलाकार बहुत चिंतित हैं। इस पर इमेज जनरेशन मॉडल से मिले अनुभव बहुत कुछ सिखाते हैं और जवाब है शायद नहीं। ऐसा क्यों? एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई है। लोगों को जब ये पता चलता है कि कोई तस्वीर या कलाकृति किसी इंसान ने बनाई है, तो वे उसकी ज्यादा सराहना करते हैं, भले ही तकनीकी रूप से वो उतनी परफेक्ट ना हो। मतलब बनाने वाले की कहानी, उसका संघर्ष और उसका प्रयास भी कला का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट नहीं देखते, उसके पीछे के इंसान को भी देखते हैं। एक स्टडी में लोगों को एआई और इंसानों द्वारा बनाई गई तस्वीरें दिखाई गईं। शुरू में लोगों ने एआई से बनी तस्वीरों को ज्यादा पसंद किया क्योंकि वो ज्यादा आकर्षक थीं। और फिर जैसे ही उन्हें बताया गया कि ये तस्वीरें एआई ने बनाई हैं, उनकी राय तुरंत बदल गई। उन्होंने कहा कि अब वो इन्हें उतना पसंद नहीं करते। वाह, ये तो इंसानी मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ कहता है। हम प्रामाणिकता को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, और अगर कला थोड़ी भी मानव निर्देशित है, मतलब किसी इंसान ने एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है, हाँ, तो लोगों को उससे कोई समस्या नहीं होती। भविष्य पूरी तरह से एआई जनित कला का नहीं है, बल्कि इंसानी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए एआई को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने का है। ठीक वैसे ही जैसे आज फोटोग्राफर फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली, फोटोशॉप तस्वीर नहीं खींचता, फोटोग्राफर खींचता है। तो इस नई दुनिया में जहां पुराने स्किल्स शायद उतने काम के न रहें, वहां सफल होने के लिए लोगों को क्या सीखना चाहिए? अगर कोडिंग सीखो आप पुराना मंत्र हो गया है, तो नया मंत्र क्या है? यहाँ ऑल्टमैन ने हार्ड स्किल्स से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स पे जोर दिया और सबसे ऊपर उन्होंने रखा हाई एजेंसी। हाई एजेंसी, इसका क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा समझाइए। इसका मतलब है पहल करने की क्षमता।
यानी आप सिर्फ निर्देशों का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद समस्याएं ढूंढते हैं और उन्हें सुलझाने के लिए जुट जाते हैं। आप मानते हैं कि आप दुनिया को बदल सकते हैं और उसके लिए कदम उठाते हैं? हाँ, यह एक मानसिकता है। एक एआई पावर्ड दुनिया में जहाँ कैसे करना है ये एआई बता सकता है, वहाँ क्या करना है यह तय करने की काबिलियत सबसे कीमती होगी। इसके अलावा और कौन से स्किल्स जरूरी होंगे? नए और मौलिक विचार पैदा करने की काबिलियत, लचीलापन यानी मुश्किलों और असफलताओं से उभरकर वापसी करने की क्षमता, और सबसे जरूरी तेजी से बदलती दुनिया के साथ अनुकूलन करने की क्षमता। हाँ, ये ऐसे गुण हैं जो किसी भी टेक्नोलॉजी के आने से पुराने नहीं होंगे। ऑल्टमैन का संदेश साफ था, किसी एक टूल को सीखने से ज्यादा जरूरी है सीखते रहने की आदत डालना। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है कि एआई हमारे काम करने, बनाने और सोचने के हर तरीके को बदल रहा है। ये एक ऐसा शक्तिशाली औजार है जो एक तरफ तो हमें व्यक्तिगत स्तर पर जबरदस्त ताकत दे रहा है और चीजों को सस्ता बना रहा है, और दूसरी तरफ ये समाज के स्तर पर गंभीर जोखिम भी पैदा कर रहा है, चाहे वो बायोसिक्योरिटी का खतरा हो या धन और शक्ति का कुछ ही हाथों में सिमट जाना। और यहाँ एक बार फिर वही बुनियादी तनाव उभर कर आता है, एआई की अविश्वसनीय उपयोगिता और सुविधा के बीच, और इसे सही दिशा देने के लिए मानवीय विवेक, निगरानी और आपसी जुड़ाव की जरूरत के बीच। ऑल्टमैन में अंत में एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया जो इसी दुविधा को बहुत अच्छे से दिखाता है। उन्होंने कहा कि वे एआई को अपने पूरे कंप्यूटर का एक्सेस देने की सोच रहे हैं। पूरे कंप्यूटर का? हाँ, ताकि वो उनके सारे ईमेल, मैसेज और फाइलें देखकर उनका एक सच्चा डिजिटल असिस्टेंट बन सके। शुरू में उन्हें ऐसा करने में बहुत झिझक हुई। जाहिर है, ये तो अपनी पूरी प्राइवेसी किसी और को सौंपने जैसा है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ही घंटों में उन्होंने ये झिझक छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा करने से मिलने वाली उपयोगिता और प्रोडक्टिविटी का फायदा प्राइवेसी के नुकसान से कहीं ज्यादा है। और यहीं से हम आज की बातचीत के अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, जो हर किसी को खुद से पूछना होगा। क्या एक पूरी तरह से व्यक्तिगत एआई जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, उससे मिलने वाली सुविधा और अपनी निजता के बीच सही संतुलन क्या है? ये एक ऐसी रेखा है जिससे भविष्य में हम सभी को अपने लिए खुद खींचना होगा। और आपका चुनाव क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उपयोगिता को कितना महत्व देते हैं और अपनी प्राइवेसी को कितना।